ये सभी लोग जनरली मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास से ही आते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति ये समझने लगता है कि मैं अच्छा खासा पैसा बना चुका हूँ, अब मैं मिडिल क्लास से ऊपर हो चुका हूँ, तो उसे अपने आसपास के चारों तरफ लोगों को देखना चाहिए कि किस तरीके से, या फिर मिलेनियर्स को देखना चाहिए या बिलेनियर्स को देखना चाहिए कि किस तरीके से उनके पास पैसा बना, क्या वो पैसे को मल्टीप्लाई कर पाए, और मल्टीप्लाई कर पाए, अगर बढ़ा पाए पैसे को, तो क्या उस पैसे को सेफ भी रख पाए। मैं दो आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करता हूं अपने देश से ही संबंधित। हमारे देश के सबसे अमीर परिवारों में से एक परिवार है अंबानी परिवार, जिनके दो लड़के धीरूभाई अंबानी के, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। जब इनके परिवार के बीच में बंटवारा हुआ बिजनेस को लेके, तो धीरूभाई अंबानी जी का बिजनेस अलग गया, मुकेश अंबानी जी का बिजनेस अलग गया, अनिल अंबानी जी का बिजनेस अलग गया। हम लोग जनरली क्या है कि जो अमीर तबका है, हमारे देश का जो मिडिल क्लास है, उसको क्रिटिसाइज बहुत करते हैं, लेकिन हर चीज में कुछ ना कुछ केस स्टडी छुपी हुई होती है। तो मुकेश अंबानी का परिवार तो अच्छा खासा ग्रोथ करता रहा, परंतु अनिल अंबानी जी का जो परिवार था, या अनिल अंबानी जी की जो कंपनियां थी, वो बैंकरप्ट भी हुई। काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा आर्थिक रूप से। कई बार बड़े भाई ने प्रॉब्लम से उनको निकालने का प्रयास भी किया। ये सब स्टोरियां इंटरनेट पे हैं, आप पढ़ सकते हैं, रिसोर्स अगर आप लोग को जानना होगा तो। मुकेश अंबानी जी एक अच्छे एजुकेटेड व्यक्ति हैं, और उन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कई तरह के प्रयास किए। रिलायंस इंडस्ट्रीज को उन्होंने जो धरोहर के रूप में उनको मिला था अपने धीरूभाई अंबानी जी के द्वारा, उसको उन्होंने अच्छा खासा ग्रो किया। फिर उनके बेटे आते हैं, और 2016 की शुरुआत से पहले की स्टोरी पे हम जाते हैं, और फिर 2016 के बाद की, जब जियो का उद्गम होता है हमारे इस पर्टिकुलर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, या हमारे देश में बोले तो 2016 से पहले टेलीकॉम सेक्टर में जो बड़े नाम थे, भारती एयरटेल तो थी ही, वोडाफोन था, आइडिया था, ये सब सारी चीजें थी। लेकिन इन सभी के अलावा जो इनके टैरिफ प्लान थे, ये सारे जो चीजें थे, काफी महंगे हुआ करते थे डेटा। और मुकेश अंबानी तो अपने बिजनेस में ही काफी बिजी रहते थे। अब एक तरीका ये होता कि जो हम एक शब्द सुनते हैं बार बार, नेपोटिज्म का, कि जो बच्चा होता है वो अमीर बच्चे, खासकर जिनके माँ पिताजी या जिनके पास बहुत बड़ा पैसा होता है। हमारे बॉलीवुड में या हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में क्या होता है कि पिता ने या उनके परिवार ने एक बड़ा अचीवमेंट किया हुआ, एक बड़ा एक्टर है या बिजनेसमैन है या फिर पॉलिटिकल बड़े नेता हैं, तो अपने बच्चे को भी वहां से वो लॉन्च करते हैं। उनके बच्चे में मतलब टैलेंट हो या ना हो, परंतु मान सम्मान इस तरीके का बनाए हुए होते हैं कि हमारे देश की जो भोली भाली जनता है उनको भी उसी रूप में देखना शुरू कर देती है। उसमें से कुछ टैलेंटेड होते भी हैं, लेकिन कुछ लोग तो मतलब कुछ जीवन में खास नहीं कर पाते हैं, परंतु उनके क्या कहते हैं, परिवार ने इतना बड़ा नाम या इतना पैसा शोहरत हासिल किया हो रहता है कि उनका जीवन यापन क्या होता है कि चलने लगता है। कभी कभी मन में आप लोग के प्रश्न आता होगा कि मेरा जन्म मुकेश अंबानी के परिवार में क्यों नहीं हुआ। एक नवजात बच्चा जो जन्म लिया है, जिसके कर्म अभी स्टार्ट हुए हैं, और एक दूसरा बच्चा जो क्या कहते हैं किसी बड़े अमीर परिवार में जन्म हुआ है, दोनों का कर्म अभी स्टार्ट हो रहा है। तो ये अनफेयर क्यों है। मैं अभी स्पिरिचुअल रीजन पे नहीं जाना चाहूंगा, मैं अभी ये आपका नॉर्मल रीजन पे ही जाना चाहूंगा। तो दोनों बच्चे का जीवन अभी स्टार्ट होता है, लेकिन एक बच्चा सोने के चम्मच में खाना स्टार्ट करेगा, और दूसरा बच्चा जो है उसको चम्मच नसीब होगी भी कि नहीं होगी, ये भी सोचने वाली बात है। तो क्या वो जो बच्चा है जिसको चम्मच भी नहीं नसीब हो पाएगा, क्या वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा? बिल्कुल बढ़ेगा। बिल गेट्स का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, कथन है, गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मरना गुनाह है। क्यों? क्योंकि आपको ईश्वर ने उस तरह की क्षमता दे दी
आप इस जीवन में आ गए, अब सब कुछ आपके कर्मों के ऊपर है। तो मुकेश अंबानी के जो बच्चे हैं उनको बागडोर मिलता है कि आपको टेलीकॉम सेक्टर में कुछ करना है। पैसा तो उनके पिताजी के पास था ही, लेकिन इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे होते हैं। आप लोग पढ़िएगा, मैं इसलिए बोला कि जीवनी पढ़ना चाहिए। तो जियो के बारे में पूरा प्लानिंग, जियो के को लीड करना कि किस तरीके से बिजनेस मॉडल डेवलप किया जाएगा, शुरुआत में क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की जाएगी, कितना चीज फ्री में देना है, उसके बाद कैसे लोगों को आदी करना है। दिस इज द बिजनेस मॉडल, दिस इज द केस स्टडी। 2-3 केस स्टडी है। एक डी मार्ट का केस स्टडी है आपका मतलब रिटेल बिजनेस में, और आपका क्या कहते हैं, एक टेलीकॉम के सेक्टर में जियो की केस स्टडी है। अब तो जियो के लिए उन्होंने पूरा का पूरा क्या कहते हैं, पाइपलाइन, तार वगैरह सब कुछ बिछाना स्टार्ट किया, फाइबर ऑप्टिक्स बिछाना स्टार्ट किया, और कई सालों तक वो कार्य करते रहे। एक सेशन लिया था मैंने जिसमें आप लोग को वो चाइनीज बैम्बू की स्टोरी सुनाई थी, और तब तक जो वोडाफोन थे, एयरटेल थे, आइडिया थे, या टाटा डोकोमो था, क्योंकि वो तो टाटा का प्रोडक्ट था, बट टाटा के सारे प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो गए ऐसा नहीं है। जबकि हमारे देश में अगर सबसे ट्रस्टेड ब्रांड अगर कोई चीज है तो वो टाटा है। लेकिन टाटा टेलीकॉम के सेक्टर में उस तरीके से फेमस नहीं हो पाई, रिलायंस फेमस हो गई, जबकि टेलीकॉम के सेक्टर में उनकी एक्सपर्टीज नहीं थी। पैसा ही ने पैसे को बनाया। दिस इज अगेन केस स्टडी, कैसे पैसे ने पैसे को बनाया, क्योंकि पैसा तो वो टाटा के पास भी था, टाटा सन्स के पास भी था, लेकिन वो पैसे को और मल्टीप्लाई करने में क्यों मतलब कि सक्सेसफुल नहीं हो पाई। या वोडाफोन या आइडिया, या उस समय में एक और समय में हज आता था, ये सब टेलीकॉम की दिग्गज कंपनियां थी देश में, परंतु ये उस लेवल पे नहीं सोच पाई। जो एक जीरो से स्टार्ट करती हुई कंपनी, जीरो, क्योंकि जियो तो जीरो से स्टार्ट हुई थी, बस उसके पास तो पैसा ही था ना, पैसा तो टाटा के पास भी था, परंतु जियो ने ऐसा क्या मॉडल डेवलप किया, आज उसकी सर्विस कैसी है नहीं है, दैट इज द डिफरेंट सिनारियो। परंतु इतने कम समय में जियो वो एकदम क्या कहते हैं, फर्श से अर्श तक पहुंच गई, मतलब इतने ऊंचाइयों को, बुलंदियों को कैसे प्राप्त कर लिया। और व्यक्ति, मतलब उनका बेटा लीड कर रहा था, वो तो सोने की चम्मच में पैदा हुआ था। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कहते हैं गरीब परिवार में पैदा हुए हैं, या आप एक मिडिल क्लास परिवार में पैदा हुए हैं, या आप एक हाई क्लास में पैदा हुए हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आप में डिसिप्लिन अच्छा है, आप में एक लॉजिकल मतलब थिंकिंग एबिलिटी है, और आप चीजों को कैलकुलेट करते हैं, तर्क की शक्ति पे कसते हैं, उसके बाद आप अपना डिसीजन लेते हैं, तो आप पैसे को मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, अगर कोई गरीब तबके का व्यक्ति जो एकदम जीरो से पहुंचता है, उसका विश्व इतिहास में और ज्यादा नाम होता है। एक और वन ऑफ द माई आइडियल हैं श्रीनिवास रामानुजन, ही वाज द ग्रेट मैथमेटिशियन। वो स्लेट भी नहीं होता था उनके पास, वो जमीन पे मैथमेटिक्स के इक्वेशन लिखते थे। माय फर्स्ट लव वाज मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, तो मैं उनको काफी ही एडमायर करता हूँ। तो वो जमीन पे लिख के, क्योंकि उनके पास ना स्लेट होता था ना बत्ती होता था, हम उसको जो बोलते हैं चौक बत्ती, वो भी नहीं होता था, और वो मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखते थे आपके ये जमीन के ऊपर। और उन्होंने कोई फॉर्मल क्या कहते हैं स्टडी भी नहीं किया हुआ था, मतलब कि बहुत आगे तक की पढ़ाई भी नहीं किया हुआ था, उसके बाद भी वो व्यक्ति वहां तक पहुंचते हैं। तो जियो एक केस स्टडी, आपके सामने दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति जो सोने के चम्मच में पैदा हुआ और उसके पास पैसा सही था, लेकिन उसने पैसे को मल्टीप्लाई किया। दूसरा व्यक्ति के बारे में आज हम लास्ट में जीवनी देखेंगे, जैक मा, वैसे आप श्रीनिवास रामानुजन को ले सकते हैं, वन ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन साइंटिस्ट, जो एकदम जीरो से पैदा हुआ, और उनकी स्किल्स ने, उनके टैलेंट ने इस लेवल तक विश्व इतिहास में गणित के फील्ड में, या फिर मैं बोल सकूं तो आज के डेट में हम जो जीपीएस उपयोग करते हैं, जो आप गूगल मैप उपयोग करते हैं, जो आप क्या कहते हैं रेडियोलॉजी उपयोग करते हैं, मतलब जो आपके पास मोबाइल में सिग्नल आ रहे हैं, ये सब में उनके मैथमेटिकल इक्वेशंस का हेल्प है। इवन उससे सबसे ज्यादा अगर बात करूं तो श्रीनिवास रामानुजन को नंबर्स या नंबरोलॉजी जो बोलते हैं, या नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स का जो फील्ड है, उसका उनको मास्टर कहा जाता है। द मैन हु न्यू
इन्फिनिटी, वह व्यक्ति जो अनंत को समझता था, अनंत को जानता था। तो उन्होंने नंबर सिस्टम के ऊपर इतने तगड़े रिसर्च किए कि आज जो हम बिटकॉइन का एल्गोरिदम देखते हैं, SHA-256, या फिर हम इथेरियम का देखते हैं, ये सारे एल्गोरिदम्स हाई एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स हाई प्राइम नंबर्स के ऊपर चलते हैं। और प्राइम नंबर्स के ऊपर का रिसर्च या नंबर सिस्टम के ऊपर के रिसर्च में श्रीनिवास रामानुजन की महारत हासिल थी उनको। तो मतलब आज के डेट में जो आप हम सभी ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, ये सभी फील्ड के बारे में इतनी जानकारी रख रहे हैं, उनमें वन ऑफ द बिगेस्ट अगर किसी का योगदान है तो श्रीनिवास रामानुजन जी का है। फेसबुक के जो फाउंडर हैं आपका मार्क जुकरबर्ग, वो अपने जीवन में 2 लोगों को सबसे ज्यादा एडमायर करते हैं, जिसमें एक श्रीनिवास रामानुजन का भी है। मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ, 2 व्यक्ति, एक व्यक्ति जो पहले से ही पैसे मतलब अमीर परिवार में पैदा हुआ, वो भी पैसे को मल्टीप्लाई करता है। दूसरा व्यक्ति जो गरीब परिवार में पैदा हुआ, वो भी पैसे को मल्टीप्लाई कर सकता है। अब एक थर्ड व्यक्ति अनिल अंबानी के परिवार के हिस्ट्री को भी आप पढ़िएगा, उनके बच्चे भी रहे, वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते। पैसा तो उनके पास भी था, बहुत अच्छा खासा पैसा था, लेकिन वो विजन, वो सोच, वो मैकेनिज्म, हम वो पैसे को मल्टीप्लाई करने की एबिलिटी, ये चीज नहीं हो पाई। नहीं तो आज अनिल अंबानी की कंपनी भी काफी अच्छा पहुंचती। अभी हम देख सकते हैं कि आपका भारत में जो कुछ कुछ अच्छी स्टार्टअप कंपनियां हुई, जैसे कि फ्लिपकार्ट आपका, फिर उसके बाद PW, फिर खान सर की एकेडमी, फिर उसके बाद आपका अन अकेडमी, ये सब जो इंडियन स्टार्टअप हुए, या फिर आपका रॉकेटरी के फील्ड में भी बहुत सारे हैं। तो ये सब जो स्टार्टअप कंपनी हुई, ये सब एकदम मिडिल क्लास लोग से हैं, या फिर मिडिल क्लास से भी नीचे लोग से हैं। तो इन्होंने पैसे को मल्टीप्लाई करना सीखा है, कैसे करते हैं। अब अगर आप इस फील्ड में आ चुके हैं, आप पहले जैसे भी पैसे कमा रहे थे, अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे थे, आपको ये एक मौका मिला है विद द हेल्प ऑफ ओरिजिन LGNS क्रिप्टो इंडस्ट्री, और आपको एक, अगर आपको लग रहा है कि आपको एक सही गाइडेंस मिल रहा है, तो आपको अपने आदतों में कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे, आपको अपनी सोच को डेवलप करना पड़ेगा, तब आपके पास पैसे बन पाएंगे। पैसा आ रहा है अभी, बस वो शुरुआत है। जिनके आ रहे हैं तो वो शुरुआत है, जिनके नहीं आ रहे हैं वो शुरुआत होने वाले हैं। लेकिन जिनके पास आ रहे हैं, जिनकी शुरुआत हो चुकी है, वो आएगा, वो उसको अगर मल्टीप्लाई करने का सही प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं डेवलप कर पाए, तो वो पैसा चला जाएगा। जैसे अनिल अंबानी के परिवार ने कई चीजों को झेलना सीखा, उसके बाद उसको सेफ रखने का मैकेनिज्म भी देखना पड़ेगा। तो वेलकम टुवर्ड्स द टॉपिक आज का। आगे बढ़ते हैं हम लोग इस स्लाइड में। तो जैसे ही हम सेकंड स्लाइड में आगे बढ़ते हैं, आज हम क्या सीखने वाले हैं, पैसा कमाना क्यों पर्याप्त नहीं है। मैंने आप लोगों को कई बार बताया, जीवन में ज्ञान लेने के लिए और सही तरीके से अगर आप वेल्थ अर्जित कर रहे हैं, तो उसके लिए आप कभी संतुष्ट मत होइए, ये मेरा मानना है। पर्याप्त मत होइए। भले आपको जितना भी ज्ञान दे दिया जाए कि पैसा हाथ की मैल है, मैल छुड़ाइए, लेकिन पहले पैसा कमाइए। आप इतना पैसा कमाइए कि एक पृथ्वी को भर सकें, और उसके बाद उस पूरे पैसे को दान कर दीजिए, तब आपकी इस बात की वैल्यू होगी। मनी इज इम्पोर्टेंट एंड यू मस्ट हैव टू रिस्पेक्ट द मनी, बट यू फर्स्ट अर्न द मनी। इफ यू अर्न द मनी, देन आप उसको दान करिए, पुण्य करिए, जो करना है वो करिए। तो पैसा कमाना क्यों पर्याप्त नहीं है, केवल इनकम से वेल्थ नहीं बनता है। इस रणनीति को हम अभी देखेंगे। आप नौकरी कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो इनकम तो हो रही है, लेकिन इनकम और वेल्थ में क्या अंतर है, इसको भी समझना पड़ेगा। क्या इनकम आने से आपके पास जो इनकमिंग हो रही है, उससे वेल्थ भी जनरेट हो रहा है, ये भी देखना पड़ेगा। पैसा मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट का फील्ड हो, फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो, रियल एस्टेट हो, या हमारा ट्रेडिशनल मार्केट हो। पैसे को प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन कैसा होना चाहिए। एक कहावत है ना कि अपने सारे के सारे सेव को एक ही बास्केट में मत रखिए, उनको डाइवर्सिफाई करिए अलग अलग तरीके से। इसको भी हम देखेंगे। इसके लिए प्रैक्टिकल एक्शन क्या होना चाहिए, प्लानिंग आपकी क्या होनी चाहिए। देखिए, मैं एक अपने जीवन की बात बताता हूँ। जब कभी भी मैं किसी एग्जाम की तैयारी करता था,
चाहे वो जेईई हो, मतलब आईआईटी हो, चाहे वो गेट हो चाहे कोई भी एग्जाम होते थे। तो जनरली मैं अपने दोस्तों में देखता था कि वो किताब उठाए और पढ़ना स्टार्ट कर दिए। मैं ऐसा नहीं करता था। मैं पहले 3 दिन तक ना पढ़ता ही नहीं था। मैं अब ये मेरी पर्सनल स्टोरी है। मैं पहले 3 दिन तक उस एग्जाम के बारे में रिसर्च करता था कि एग्जाम कैसा है, इस एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, मेरी एबिलिटी कितनी है कि मैं किन किन टॉपिक पे क्वेश्चंस बना सकता हूँ, कितना समय बचा है, कितना निगेटिव मार्किंग है। उसके बाद और भी तरह तरह की चीजें, ये सबको समझने के बाद मैं एक नोट करता था। नोट करने के बाद मैं एक प्लान बनाता था। जब मेरा प्लान बन जाता था, उस प्लान को बनाने में 1 दिन लगे, 2 दिन लगे या 3 दिन लगे, तो उस प्लान के बाद मैं उस पे एग्जीक्यूट करना शुरू होता था मॉड्यूल के हिसाब से। अब मैं ये करूंगा, अब ये करूंगा, और उस स्ट्रेटेजी के ही आधार पे मैं एग्जाम देता था। तो इस कारण से शुरुआत में तो फिर भी बहुत सारे एग्जाम नहीं निकलते थे, लेकिन बाद में एग्जाम्स निकलने स्टार्ट हुए। तो बिना प्लानिंग के एक रियलिस्टिक सोल्यूशन होना चाहिए, एक प्रैक्टिकल एक्शन, एक प्लान होना चाहिए ये। और प्लान का मतलब हर तरह का, उसमें रिस्क मैनेजमेंट भी होना चाहिए। अगर ये प्लान नहीं काम हुआ तो आपके पास क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी, ये सब कुछ होना चाहिए आपके पास। क्या है कि हम उगते हुए सूरज को बहुत ध्यान देते हैं कि अरे देखिए ये व्यक्ति आज इतना पैसा कमा रहा है, लेकिन हम उसके स्ट्रगल्स को नहीं देखते हैं कि वो व्यक्ति कहाँ से उठा है, किन किन कठिनाइयों का, किन किन समस्याओं का उसने सामना किया, क्योंकि उसको देखने में हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है ना। बस हमें ये लगता है कि सर 2-3 टिप्स बना दीजिए, हम भी इसी तरीके से पैसा कमाने लेंगे। ऐसा नहीं होता है सर, बहुत मेहनत करना पड़ता है। और बिना मेहनत कभी कुछ लोगों को पका पकाया मिल जाता है। जैसे पका पकाया तो अनिल अंबानी के परिवार में भी उनके बच्चों को मिला होगा, लेकिन उस लेवल पे मल्टीप्लाई नहीं कर पाए। अब करेंगे, बहुत अच्छी बात है, शुभकामनाएं हैं उन लोगों को। मेरी कोई एबिलिटी भी नहीं है कि मैं उनको बता सकूं, समझा सकूं, लेकिन मैं जो केस स्टडी किया हूं उसके आधार पे बता रहा हूं। तो ये 4 चीज तो आज हमें देखना है, समझना है। बढ़ते हैं आगे। इनकम नॉट इक्वल टू वेल्थ। इनकम का अर्थ ये नहीं है कि आपके पास धन या समृद्धि भी है। सिर्फ अच्छी सैलरी होना या बिजनेस भी आप ले सकते हैं, काफी नहीं है। असली वेल्थ तब बनती है जब आप अपनी कमाई को सही तरीके से मैनेज और मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें एक उदाहरण है जो मैंने बनाया है। कोई व्यक्ति अगर 1 लाख रुपए महीना कमाता है तो साल का हो गया 12 लाख रुपए, और अगर वो 10 साल तक कमाता है तो 10 साल में है उसको 1.2 करोड़ या 1 करोड़ 20 लाख रुपए उसने कमाए। अब इसमें हम टैक्स को अभी नेग्लेक्ट मानते हैं, टैक्स के लिए थोड़ा देर के लिए हटा देता हूँ। ऐसे 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है तो साल का 12 लाख हुआ, तो अभी नई टैक्स पॉलिसी के आधार पे हमारे देश में 12.75 लाख तक की इनकम पे आपको इनकम टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसका मतलब बिजनेस से होने वाला इनकम नहीं है, ध्यान रखिएगा। कभी इनकम टैक्स से रिलेटेड सेशन लूंगा तो उसमें इन चीजों को बताऊंगा मैं। तो अगर वो 10 साल में देखा जाए तो वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए कमा लेगा। लेकिन अगर उसके पास सेविंग्स नहीं है, खर्च ही हो रहे हैं, आवश्यकता से ज्यादा खर्च हो रहे हैं, तो उसकी सेविंग्स तो है नहीं। तो 10 साल के बाद भी उसके पास कोई वेल्थ सही सा नहीं बना हुआ है। ये चीज आप अपने ऊपर लागू कर सकते हैं, हम अपने ऊपर भी लागू कर सकते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि हमने 10 साल तक, जैसे वो एक व्यक्ति 1 लाख रुपए महीना 10 साल तक कमाया, कोई व्यक्ति 10 साल में 5 कंपनियों में काम किया, 5 प्रोजेक्टों में काम किया। इन टर्म्स ऑफ मैं अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं तो सिंपल सा बात ये है कि 10 कंपनियों में काम करने के बाद भी अगर एसेट सही से नहीं बन पाए हैं, वेल्थ सही से नहीं बन पाए हैं, मतलब प्लानिंग की कमी थी, प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं था, मेथड नहीं था सही तरीके से कि मल्टीप्लाई कर सके। तो ये सोचने का विषय है। तो कोई एसेट नहीं, कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं हुई। निष्कर्ष, सिर्फ इनकम से वेल्थ नहीं बनती,
सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू रियल वेल्थ। ये फॉर्मूला, ये सूत्र जो है, ये आप सभी लोग को ध्यान में रखना चाहिए। सेविंग देन इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट देन सेविंग, इसको आप जैसे भी ले सकते हैं कि पहले ही आपके मन में ये भाव है कि अगर मेरे पास आज महीने का 1 लाख रुपया आ रहा है तो मैं उसका 30,000 रुपया 40,000 रुपया इन्वेस्ट कर दूंगा। इन्वेस्ट करने के बाद जो मेरे पास पैसे बचेंगे उस पैसे से मैं अपना घर परिवार का जीवन यापन करूंगा, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट ही आपका असली पूंजी बनने वाला है, असली वेल्थ बनने वाला है। इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना चाहिए और अपने आप के ऊपर भी लगाना चाहिए। आप अपने हिस्ट्री को देखिए कि लास्ट मंथ में आपके पास कितना वेल्थ, मतलब कितना आपका इनकम आया, चाहे बिजनेस से आया हो, चाहे आपके पास जो आपका इनकम आया हो वो आपके क्या कहते हैं जॉब से आया हो। उसमें से आपने कितने रुपए को इन्वेस्ट किया और कितने रुपए को आपने घर परिवार में उपयोग किया और कितने को केवल आपने मतलब कि मौज मस्ती में या फिर क्या कहते हैं अननेसेसरी की चीजों में उड़ा दिया। और ऐसे आपके पास कम से कम 5-6 महीने के डेटा होने चाहिए। उससे आपको आपकी हैबिट पता चलेगी कि आप कर क्या रहे हैं और क्या ये हैबिट के कारण ही आपके पास वेल्थ नहीं बन पा रहा है। और अगर आपको अपनी हैबिट पता चल जाए, क्योंकि आपके पास कोई रिटर्न डेटा नहीं है ना, यू डोंट नो व्हाट एक्चुअली यू आर डूइंग, यू जस्ट लिविंग द लाइफ इन अ वेरी अनकॉन्शियस वे। आप जीवन तो जी रहे हैं, हम सभी जीवन जी रहे हैं, लेकिन एक सचेत अवस्था में नहीं, एक अचेत अवस्था में। अब इसका मतलब ये अचेत अवस्था, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि व्यक्ति मूर्छित हो गया है या बेहोश है, नहीं, चेतना रूप से वो क्या कहते हैं अचेत है, मतलब सही दिमाग से फाइनेंशियली वो क्या कहते हैं अनकॉन्शियस है। तो इन्वेस्टमेंट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैंने एक सेशन में आप लोग को बताया था कि पैसे रियली में दो ही तरीके से बनते हैं, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग और एक होता है इन्वेस्टमेंट। मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में ही आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या तो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और इन्वेस्टमेंट के ही फील्ड में आप इन्वेस्ट करते हैं या तो आप ट्रेड करते हैं। हम सभी पे आज जाएंगे। तो आप इन्वेस्टमेंट में जब तक नहीं आएंगे तब तक आपका वेल्थ नहीं बनेगा। यहाँ तक क्लियर है कि आगे बढ़ूं मैं? आगे बढ़े स्लाइड में, चैट बॉक्स में लिखें। ओके, चलिए, मुझे लग रहा है कि सो तो नहीं गया या केवल मैच ही तो नहीं देख रहे हैं। चलिए ठीक है, मैच देखना भी इम्पोर्टेंट है। क्लियर है सर, क्लियर है, आगे बढ़िए। आगे बढ़ते हैं। अगला स्लाइड जो है हमारे पास, कंपाउंडिंग की जादुई शक्ति। देखिए, मजेदार चीज है यहाँ पर। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपके इन्वेस्ट करने का मैकेनिज्म CAGR वाला है, मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से है, तो आप वेल्थ बनाएंगे। ये जो चार्ट आपके सामने एक डेवलप किया हुआ है, इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि ये 2 पॉइंट है। ये पॉइंट हमारे पास 0 जब शुरुआत करता है, ये हमारे पास एक सेकंड पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट के बीच में तो ग्राफ सीधी है, मतलब लीनियर है, रैखिक है। तो मतलब अगर मैथमेटिक्स के हिसाब से देखें तो ये लीनियर इन्वेस्टमेंट है या लीनियर ग्रोथ है। लेकिन अगले साल देखें तो ये थोड़ा सा स्लाइडली स्लोप होती है, फिर ये और बड़ा स्लोप लेती है और बड़ा स्लोप लेती है, और अगर इस पूरे ग्राफ को देखें तो एक कर्व बना देती है। मतलब ये एक लीनियर ग्राफ नहीं है, ये एक कर्वेचर है। मैथमेटिक्स के फील्ड में इस तरह के इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। तो और एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जो बनती है, एक्सपोनेंशियल का जो समीकरण बनता है, अगर फाइनेंस की भाषा से उसको मैं रिलेट करूं तो वो इक्वेशन आपका कंपाउंडिंग से बनता है। आसिफ सर म्यूट कर देंगे। म्यूट है सर, सारे लोग म्यूट है, बट अभी जी अनम्यूट है अभी, और भी लोग, संजीव शर्मा जी भी, आप सभी को म्यूट ऑल का ऑप्शन दें, म्यूट ऑल करें। ओके, ओके, शैल आई कंटिन्यू? आगे बढ़े हम। ओके, कंपाउंडिंग की ताकत को हम देख रहे थे। 10 लाख रुपए का कोई निवेश कर रहा है
है मान लेते हैं 15% के एनुअल पे 20 साल बाद फ्यूचर में ये 1.63 करोड़ होगा। कई सारे एसआईपी कैलकुलेटर होते हैं आपके सामने, ओरिजिन का भी कैलकुलेटर है, आप उसमें प्रतिशत को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, उसके आधार पे आप कर सकते हैं। नहीं तो आप गूगल में सर्च मारेंगे एसआईपी कैलकुलेटर, आपको मिल जाएगा। उसके हिसाब से आप जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो आप सेविंग कर सकते हैं, उसके आधार पे आप अपना एक सीएजीआर निकाल सकते हैं कि मेरे पास पैसा किस तरीके से बनेगा। और अच्छी बात ये होगी कि आप ये देखें, अपने पिछले 5 साल का डेटा निकालें कि मैं 5 साल में कितना पैसे, चाहे नौकरी से चाहे बिजनेस से कमाया, उसमें मेरा सेविंग कितना हो पाया। और आप इसमें ये देखें कि मैं कितने पैसे को अगर इस तरीके से लगाता, तो 5 साल पहले से अगर मैं अभी तक लगाता हूँ तो ये 5 साल में मेरे पास कितने पैसे बनते। ये सारा का सारा मैकेनिज्म उसी को समझाने के ऊपर है। ये जो लिख रहा है ये कंपाउंडिंग की ताकत है। शुरुआत में थोड़ी बढ़त दिखती है, जो नॉर्मल सा दिखा, लेकिन समय के साथ आपका पैसा एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। ये जो ग्राफ है उसी को हम एक्सपोनेंशियल कहते हैं। और इसके बारे में उन्होंने एक सूत्र दिया है, टाइम प्लस डिसिप्लिन प्लस कंसिस्टेंसी, मतलब समय, आपका अनुशासन और आपका कंसिस्टेंट, मतलब अब उस चीज को लगातार करते रहने की जो आपकी ये क्षमता है, उसी के हिसाब से आप वेल्थ का एक्सप्लोजन होता है, मतलब पैसे बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ते हैं आपके पास। लेकिन क्या आप इन फॉर्मूले के ऊपर काम कर रहे हैं? ये प्रश्न अपने आप से पूछना है हम सभी लोगों को। जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना जल्द फायदा होगा। हर साल की देरी, मतलब आप सोचेंगे ठीक है अब हम अगले महीना से सोचते हैं, कुछ लोग सोचेंगे अगले साल से सोचते हैं, नए साल में नया प्लेज लेंगे। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट लिखा है, हर साल की देरी आपको करोड़ों रुपए का नुकसान करवा सकती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, हर साल की देरी आपको करोड़ों रुपए का नुकसान करवा सकती है। बढ़ते आगे के स्लाइड में स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा समझते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट, क्योंकि पैसे हम जॉब से कमा रहे हैं या बिजनेस से कमा रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट किन किन फील्डों में किया जा सकता है? 3-4 आपके पास फील्ड है, जिसमें से एक जो हमारे पास फील्ड है वो सबसे अच्छा है स्टॉक मार्केट, जो कि हैविली गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेटेड होता है। पैसे तो मार्केट के हैं, तो पैसे तो ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मार्केट है, इसको समझते हैं। जैसे इसमें एक डेटा है कि निफ्टी 50 का लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। निफ्टी 50 क्या है? देश की 50 जो सबसे अच्छी कंपनियां हैं जो परफॉर्म करती हैं देश की, उन सारे कंपनियों का क्या किया जाता है, जैसे आप समझिए आपके पास एक बास्केट है, ठीक है, उसमें क्या किए आप, देश की 50 सबसे अच्छी अच्छी कंपनियों का मान लेते हैं टोकन बना के डाल दिए। अब उस बास्केट को अगर आप उठाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक ग्रुप बन जाएगा देश की 50 सबसे अच्छी कंपनियों का, उसी को हम बोलते हैं निफ्टी। और 50 का है इसलिए इसको निफ्टी 50 कहते हैं। और उसके हिसाब से कि किसी कंपनी का स्टॉक महंगा होगा, किसी कंपनी का स्टॉक सस्ता होगा, उसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है। उस मैथमेटिकल फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, उस मैथमेटिकल फॉर्मूला के हिसाब से, सॉरी फॉर मिसकन्वीनियंस, तो उस मैथमेटिकल फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग वो उस निफ्टी 50 के एक ईटीएफ का मतलब होता है इक्विटी ट्रेडेड फंड, या हम इसको इंडेक्स भी बोलते हैं, हम उसकी एक वैल्यू निकालते हैं। और अगर हम 50 अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं कर पाए, या फिर कोई कंपनी बहुत महंगी है, जैसे कि मान लेते हैं एमआरएफ, और एमआरएफ का हम नहीं स्टॉक ले पा रहे हैं क्योंकि 1 लाख के ऊपर की है, टीसीएस महंगा है या कोई बहुत सस्ता है, तो हम एक काम ये करते हैं कि उसका एक एवरेज निकाल देते हैं। एवरेज हमने किस तरीके से निकाला है कि टॉप 50 कंपनियों को मिला के जो एक हमारे पास ईटीएफ बना है, उसमें हम इन्वेस्ट कर देते हैं। जब ये 50 कंपनियां बढ़ेंगी, उसमें से कोई बढ़ेगा, कोई कम बढ़ेगा, कोई ज्यादा बढ़ेगा, कोई डाउन होगा, लेकिन ऑन एवरेज में ये 50 कंपनियां अलग अलग क्षेत्रों की भी होती हैं, तो अल्टीमेटली ग्रोथ होगा। तो वही डेटा आपके सामने दिखाया है कि निफ्टी 50 का पिछले 20 साल में औसतन किस तरीके से बढ़ी है, 12 से 14% के ये
मतलब कि सालाना रिटर्न को उसने दिया है। मतलब अगर किसी व्यक्ति ने 20 साल पहले से उसमें कुछ पैसे लगा रहे हो हर महीने और वो हर साल 12 से 14% का ग्रोथ कर रही है और वो कंपाउंड इंटरेस्ट में हो रही है, तो ये कई सीआर उस पैसे को कर सकती है, जो कि एक सेफेस्ट साइड रहा। तो ये 14 से 16 मतलब 12 से 14% का सीएजीआर रिटर्न निफ्टी का आया है। शॉर्ट टर्म में यहाँ पास लिखा है कि उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में मजबूत ग्रोथ है। यहाँ पास एक चीज दिखा रहा है कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर जो होता है वो ट्रेडर को बीट कर देता है। आज इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। क्या होता है कि ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा चकाचौंध है और ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा मतलब आप ये समझ एडिक्शन, एक नशा है, खासकर क्रिप्टो और फॉरेक्स में। क्योंकि क्रिप्टो और फॉरेक्स में मार्केट कभी बंद नहीं होता है। फॉरेक्स में तो चलिए थोड़े बहुत कुछ कुछ चीजों के ऊपर है, लेकिन क्रिप्टो में तो मार्केट बंद ही नहीं होता है। जब आप सो रहे हो, जब आप जग रहे हो सकता है उसी समय आपको कोई एक मतलब कि सपोर्ट दिख गया, एक बॉटम दिख गया, एक ट्रेंड दिख गया और उसके आधार को से आपने ये सोचा कि अरे मैं सोया हुआ था, इस समय पैसे इतने बन जाते मेरे, लेकिन मैं तो सो गया था, मैं ध्यान नहीं दिया। तो एक नशा सा हो जाता है। लेकिन और इसी नशा के कारण हमारे जो देश की युवा पीढ़ी है या कई काफी प्रोफेशनल लोग भी हो जाते हैं, काफी एक्सपीरियंस लोग भी हो जाते हैं, उन लोग इस चकाचौंध में जाते हैं और अपने पैसे को वो लगाते हैं। और जो डेटा है, जो रिपोर्ट है कि 80 से 90% से भी ज्यादा है लोगों का पैसा डूबा है, 10% लोग कमाते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा चकाचौंध है कि जिसमें लोग पैसे लगाते हैं और ये लगना थमेगा नहीं, क्योंकि पैसा सभी को कमाना है। क्यों गवाते हैं? क्योंकि स्ट्रेटेजी सही नहीं है। दिक्कत ये नहीं है कि ये क्या कहते हैं ट्रेडिंग आपका खराब है, ट्रेडिंग कोई खराब नहीं है, ट्रेडिंग तो पूरे वर्ल्ड में ट्रेड हो रहा है, बिना ट्रेड के तो हम किसी चीजों की कल्पना ही नहीं कर सकते। लेकिन स्ट्रेटेजी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर लॉन्ग विजन में आप देखें तो लॉन्ग विजन में आप क्या देख पा रहे हैं कि जो एक इन्वेस्टर होता है वो इन्वेस्टर हमेशा ट्रेडर को बीट कर देता है। तो यही बोला, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बीट्स ट्रेडिंग। डे डे ट्रेडिंग या इंट्राडे, इंट्राडे मतलब जो व्यक्ति प्रतिदिन ट्रेड करते हैं मार्जिन के साथ में हाथ में, या फिर क्या कहते हैं आपका आ, हेलो, जो लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें कि 90% डेली ट्रेडिंग या इंट्राडे में 90% लोग पैसे गवाते हैं। ये जो डेटा है आपके सामने, ये सेबी का डेटा, ये हमारा कोई डेटा नहीं है। बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी से रिस्क क्या होता है, कम हो जाता है और रिटर्न ज्यादा हो जाता है। यहाँ पास एक चीज जो बताया आपने, डाइवर्सिफिकेशन, एक साथ 50 कंपनियों में निवेश, कम फीस, कम ट्रांजेक्शन, बेहतर रिजल्ट। यहाँ पास एक याद रखने वाली बात, धैर्य की सबसे बड़ी पूंजी है। बाजार समय के साथ, समय बाजार को हराता है। मतलब आप अगर टाइम देते हैं तो आपका पैसा बढ़ेगा, ठीक से बढ़ेगा। हम डिटेल में देखेंगे। ये तो एक आपको ग्लांस मिला कि स्टॉक मार्केट में किस तरीके से पैसा हमें लगाना चाहिए। इसी के ऊपर हम थोड़ा सा डिटेल में अभी जाएंगे। तो अब आता है हमारे पास क्रिप्टो मार्केट। क्रिप्टो मार्केट में आपके पास डेटा है बिटकॉइन का 2010 का। 2010 के डेटा के हिसाब से $0.10 का बीटीसी 2021 में, और अभी भी हम बात करें तो हमारे पास डेटा क्या है, ये आपका लगभग $70,000 के आसपास अभी बीटीसी चल रहा है। मतलब पैसे को उसने 6.9 लाख गुना किया। अब ये 2021 का डेटा और 2000 आपका कौन सा डेटा है 26 का डेटा। अभी भी बिटकॉइन अपने बॉटम पे इसी स्तर पे पहुंचा है। ठीक है, मतलब अगर किसी व्यक्ति ने 2021 में पैसा लगाया होगा बिटकॉइन में, तो आज उसका जो भी पैसा बना होगा, आज अगर उसने नहीं बेचा होगा तो वो पैसा और आज का पैसा सेम हो गया होगा। मतलब जितना उसने पैसा लगाया तो वही पैसा आज भी आ गया होगा। तो ऐसे तो वो बोलेगा कि बिटकॉइन फालतू है, क्रिप्टो बेकार है। क्यों वो ऐसा बोल सकता है? दो लोग हैं। एक व्यक्ति ने लगाया पैसा लॉन्ग विजन के हिसाब से, बिटकॉइन के फंडामेंटल को देख के, व्हाइट पेपर को देख के, फ्यूचर्स को देख के, और एक व्यक्ति ने बस ऐसे ही कि नहीं चलो बिटकॉइन का एक ट्रेंड चल रहा है मैं लगा देता हूँ, और आज बिटकॉइन वापस से उस जगह पे पहुंच गया और उसने बेच दिया। अब उसने डेटा नहीं देखा कि 2010 में $1 से भी कम की चीज, 10 सेंट की चीज आप 6.9 लाख करोड़ का रिटर्न दी है।
तो भाई 2010 से 2021 के बीच में भी तो आपका 11-12 साल हो रहा है, और यहाँ पास उस तरीके से रिटर्न अभी तो उतना समय हुआ नहीं है। तो जो फंडामेंटल देख के पैसे को निकाल, मतलब बिना देखे हुए पैसे निकाल देते हैं, वो लोग तो लॉस में जाएंगे ही। यहाँ पास एक जो समझने वाली बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो लिखा है कि बिटकॉइन 70 से 80% तक करेक्शन करता है। $1,27,000 पे था अभी आपका, सॉरी $1.26 मिलियन पे था अभी बिटकॉइन, और वहां से अभी कितने पे आ गया आपका, लमसम $70,000 पे आ गया है। मतलब बिटकॉइन में मोर देन 50% का करेक्शन आया है, क्योंकि 60 दुनी आपका हो गया 120, उससे ज्यादा था, तो 65% तक का करेक्शन आ गया। मतलब साफ साफ बात है कि आपने कोई चीज लिया था वो 60%, 100 रुपए की चीज आज के डेट में 40 रुपए हो गई है, और ये सब देख के लोग डर के पैसे निकाल लिए, क्योंकि वो स्ट्रेटेजी नहीं समझ रहे हैं। तो यहाँ पास एक बहुत ही अच्छा बात मैंने लिखा है जो आप लोग को ध्यान रखना है, क्रिप्टो पोर्टफोलियो को प्रॉपर रिसर्च के साथ बनाना चाहिए। रिसर्च आप करते हैं कि नहीं करते हैं, आज देखेंगे। आगे हम फॉरेक्स मार्केट के बारे में देखते हैं। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है, $7 ट्रिलियन का यहाँ पास फ्लो होता है डेली का। 7 ट्रिलियन समझते हैं, भारत की जीडीपी नहीं है $7 ट्रिलियन। जितना पैसा इस मार्केट में क्या कहते हैं एक दिन में ट्रेड होता है, डेली ग्लोबल टर्नओवर 7 ट्रिलियन, और 70% लोग यहाँ पे पैसा गवा देते हैं। 10 में से 7 से 8 लोग पैसा गवा देते हैं। और अच्छी बात क्या है, मतलब अच्छी बात की बोले, जो भी बात, फॉरेक्स से रिलेटेड एक से एक प्लान आएंगे लोगों के पास। हम फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं, बिना स्ट्रेटेजी के वहां पे भी ट्रेड करते हैं, तो 70% लोग क्यों गवा रहे हैं? ये क्या कहते हैं, आपका फेक डेटा नहीं है, ये ऑथोराइज डेटा है। ये सारी चीजें आप इंटरनेट से निकालें, 24 घंटा मार्केट खुला रहता है, कुछ कुछ को छोड़ के। इस मार्केट में पैसा कमाने के लिए फॉर्मूला, स्किल डेवलपमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये चीजें भी लोग नहीं कर रहे हैं। मतलब केस स्टडी है मैं जो आपको सामने भी दिखा रहा हूँ। अभी हमने 3 मार्केट के मैकेनिज्म को मतलब एक समझा कि 3 इन्वेस्टमेंट मार्केट है, फॉरेक्स, क्रिप्टो और आपका स्टॉक मार्केट। अब आपके पास ये 2 मार्केट और, रियल एस्टेट और गोल्ड, मतलब मेटल या फिर कम्युनिटी बोल लीजिए। मेरे को चैट बॉक्स में पार्टिसिपेशन चाहिए कि जो लोग ये बता सके कि हमारे देश में रियल एस्टेट मतलब प्लॉट्स का जो प्राइस है या फ्लैट्स का जो प्राइस है हद से ज्यादा बढ़ चुका है। कितने लोग को ऐसा लगता है कि वास्तव में प्लॉट या रियल एस्टेट का जो पैसा, मतलब जो वो है, मतलब कि एक साधारण परिवार के लिए तो खरीदने की क्षमता ही अब नहीं रह गई है, क्योंकि सबसे ज्यादा ओवर वैल्यूड है, कुछ लोग लिख रहे हैं। एक रियल एक डेटा आ रहा है, जैसे मैं बात करूं, अगर कोई एक व्यक्ति बेंगलोर में जॉब करता है आईटी में, क्योंकि व्हाइट कॉलर जॉब है, बहुत ज्यादा पैसा होता है, वो व्यक्ति मान लेते हैं महीने का 2 से 2.5 लाख रुपए कमाता है, वो एक 2 BHK का फ्लैट लेता है। 2 BHK का फ्लैट लेने में उसको 1.5 से 2 करोड़ रुपए लग जाते हैं। वो पूरे अपने 30 साल तक ईएमआई भरेगा, और उसमें भी अगर उसके पास 1.5 से 2 लाख रुपए का अगर साफ साफ बात ये है उसका इनकम है उसमें घर का खर्चा, उसके बाल बच्चों के क्या कहते हैं स्कूल का खर्चा, और फिर ईएमआई, कार को मेंटेन कर रहा है, तो वो 30 साल तक तो केवल ईएमआई ही भरेगा। अब इसमें वो वेल्थ क्रिएट कर पा रहा है कि नहीं क्रिएट कर पा रहे, वो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जीवन के 30 साल, और वो 30 साल में नौकरी स्टार्ट किया है, या मान लेते हैं 25 साल में नौकरी स्टार्ट किया है, तो उसके आधा जीवन तो उस केवल किस में चला जाएगा, ईएमआई भरने में। तो वेल्थ कहाँ से बन पाएगा? ये एक जनरल परसेप्शन है। क्यों? क्योंकि देश में इतनी बड़ी मात्रा में रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ओवर हुआ है, पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हुआ है, जिसको हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। प्लॉट उस हिसाब से कम है, और उस प्लॉट्स के प्राइस को या फिर फ्लैट्स के प्राइस को ओवर प्राइस कर दिया गया है। और अब तो क्या कहते हैं, आप किराए पे भी लेना चाहते हैं तो उसके लिए पगड़ी दीजिए। तो मतलब जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, आपके इन्वेस्टमेंट के मैकेनिज्म या इन्वेस्टमेंट का पैसा उस हिसाब से अगर आप नहीं बढ़ा पा रहे हैं,
तो ये मान के चलिए कि आप जिस गरीबी को झेल रहे हैं, आपका आने वाला पीढ़ी भी उसी गरीबी को झेलेगा या उससे थोड़ा कम या उससे थोड़ा ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। मतलब आपको एकदम सीरियस मोड में एक्टिव होके कुछ सोचना पड़ेगा। लेकिन सीरियस मोड में एक्टिव नहीं हो सकते हैं। क्योंकि सीरियस मोड में हम एक्टिव नहीं है, तभी तो 145 करोड़ का देश है। और अगर हम भारत के स्टार्टअप की बात करें या वेल्थ की बात करें तो 5 से 10% लोगों के पास बड़ा पैसा। और अगर मिडिल क्लास की भी बात करें तो हमारे यहाँ का मिडिल क्लास का व्यक्ति जितना पैसा कमाता है उससे तो क्या कहते हैं ज्यादा, क्या कहते हैं आपका चाइना या बाकी देशों के लोअर मिडिल क्लास से भी ज्यादा का व्यक्ति, मतलब लोअर मिडिल क्लास से भी नीचे का व्यक्ति ही पैसे कमाता है। तो मतलब कि उसकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस हमारी तुलना में कहीं ज्यादा है। और ये बात हमको समझना नहीं है क्योंकि हम ध्यान देते नहीं। तो यहाँ पास रियल एस्टेट 8 से 12% के एनुअल ग्रोथ पे बढ़ रही है। और वो भी लोकेशन के आधार पे निर्भर होते हैं कि उसका लोकेशन का है। गोल्ड में 8 से 10% बढ़ी। अभी रिसेंट में बोलेगा सर गोल्ड तो बहुत बढ़ी है। मैं ये दोनों डेटा आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप सभी लोग चैट बॉक्स में लिख रहे हैं कि रियल एस्टेट जो है वो भी ओवर वैल्यूड है। जैसे अभी गोल्ड और चांदी ओवर वैल्यूड हुए और अचानक से आपका 7 से 10 ट्रिलियन पैसा गोल्ड से और क्या कहते हैं चांदी से वाइप आउट हो गया। मतलब विश्व इतिहास में पहली बार गोल्ड जो है एक दिन में 8% से 9% का डाउन हुआ। मतलब आज तक जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ, मतलब विश्व इतिहास में, कि चांदी एक दिन में सॉरी गोल्ड जो है एक दिन में 8% डाउन हो गया और चांदी एक दिन में लगभग 27 से 29% तक डाउन हुआ। मतलब कि जो सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है रियल एस्टेट और कमोडिटी, वो तक अनसेफ हो गए। ये बात आप मेरी समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इनसे सीखने वाली क्या चीज मिल रही है? दिस इज मार्केट। मार्केट अनिश्चित है और यही बस एक निश्चित है कि मार्केट अनिश्चित है। इस चीज को अगर आप समझ लेंगे, इस मैकेनिज्म को आप समझ लेंगे, आप अपने नॉलेज को ब्रॉड कर लेंगे, तभी आप पैसा बना पाएंगे। नहीं तो फिर जो बात मैं लिखता हूँ कि 10 साल में A to B, B to C प्रोजेक्ट में करते रहे, या फिर आपने 10 साल में हर साल 1-1 लाख का बना के आपने 10 साल में 1.2 करोड़ बनाया, लेकिन आपके पास वेल्थ नहीं है, वो आगे भी यही चीज हो पाएगा। हम इन चीजों को सुनेंगे, ये स्लाइड को देखेंगे जो मैं बता रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सुनेंगे, फिर खा पी के सूझ जाएंगे। फिर कहाँ से बन पाएगा वेल्थ? और हमारा किस्मत अच्छा नहीं ये बोल के हम लोग चले जाएंगे, क्योंकि वी डोंट वांट टू मेक अ प्लान, और हम ये नहीं चाहते कि हम प्रॉपर तरीके से एक स्ट्रेटेजी बना सकें। खैर, यहाँ पास एक बात लिखा हुआ है, सभी अंडे एक टोकरी में ना रखें, जो बात मैं बोल रहा था। डाइवर्सिफिकेशन ही सफलता सफल निवेश की कुंजी है। फंड को डाइवर्सिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं अभी आऊंगा डाइवर्सिफिकेशन पे। अभी तो हम सभी मार्केट को समझें, चारों पांचों मार्केट को समझें कि मार्केट किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किन चीजों पे जा सकते हैं। इन चार के अलावा आपके पास और कोई दूसरा मार्केट नहीं, इन्हीं के सब डेरिवेटिव्स हैं, मतलब इन्हीं से सब चीजें निकलती हैं और आपके पास कोई चीज नहीं है। तो आपको आज ये समझना चाहिए, आप परसेंटेज बढ़ा सकते हैं, परसेंटेज घटा सकते हैं, जो हम आगे देखेंगे, लेकिन आपको इन चार मार्केट का उपयोग करना चाहिए। आपको इन चार मार्केट के बारे में सीखना ही पड़ेगा, तब आपका इन्वेस्टमेंट सही इन्वेस्टमेंट होगा और तभी वास्तव में आपका वेल्थ बनेगा। जब आप अपने परिवार को, अपने आप को 5 साल या 10 साल बाद देखेंगे कि मैंने वेल्थ बना पाया कि नहीं बना पाया। जो लोग इन चीजों को पहले से समझ रहे थे, आज उन लोगों ने वेल्थ बनाया है। ऊपर नीचे उनका भी हुआ होगा, लेकिन अल्टीमेटली लॉन्ग विजन में उन्होंने वेल्थ बनाया है। आपको भी यही बनाना है, हमको भी यही बनाना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रोटेक्शन इज इक्वल टू विजडम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि सुरक्षा कैसे करना है। पैसे तो बन रहे हैं, मान लीजिए पैसे को समहाउ आपने इन्वेस्ट करके मल्टीप्लाई करना भी सीख लिया, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हो जाएंगी जिससे आपका पैसा डूब सकता है। मतलब आपने बुद्धिमानी का उपयोग नहीं किया है कि इसको सुरक्षित कैसे रखना है। और अगर ये चीज आप में नहीं है, अब ये कैसे कैसे हो सकती है? पैसे बहुत तेजी से मल्टीप्लाई हो रहे थे, लालच आप में बढ़ गया,
आपने पैसे को डाइवर्सिफ़ाई नहीं किया या पैसे को जो थोड़ा-थोड़ा आपको निकालना था, इतना भी नहीं कि पैनिक सेलिंग हो जाए और निकालने के बाद आपने उसको सही तरीके से डाइवर्सिफ़ाई नहीं किया और